हाय। गुड इवनिंग चिराग। चलो स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। चलो हाँ, अच्छा चिराग मत बताओ, सेंटर ऑफ मास पढ़े हुए हो इससे पहले? चिराग, सेंटर ऑफ मास। चलो तो हम लोग ज़्यादा इधर उधर की चर्चा नहीं करेंगे और हम कुछ देखो, सेंटर ऑफ मास में अगर क्वेश्चन की बात करें तो 2023 की बात करें, ठीक है। तो 23, 22, 21, 22, 23 इतना क्वेश्चन। अगर 19 की बात करें, 20, 21, 22, 23 की बात करें तो देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं इनसे, ठीक है। इसमें जनरली दो टॉपिक हो जाता है, एक तो सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास में भी अगर जेई मेन की अब की बात करें तो बहुत सारे टॉपिक को रिमूव किया गया है, जैसे कि मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमूव हो गया है टॉपिक से, ठीक है। तो जनरली हमें सेंटर ऑफ मास और फिर कोलिजन के बारे में देखना है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास जो होता है, अगर मान लो कोई कंटिन्यूअस बॉडी है या डिस्क्रीट मास सिस्टम है, ठीक है, जहाँ की मान लो कि मासेस होता है, ठीक है। तो जो सेंटर ऑफ मास होता है ना, द पॉइंट वेयर इंटायर मास ऑफ द सिस्टम इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ मास। तो जैसे कि इस रॉड को देखो, तो अगर रॉड इस पॉइंट के अबाउट यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा। अगर मान लो कि ये प्लेट है, इस पॉइंट के अबाउट ये अगर इक्विलिब्रियम है तो ये बोलेंगे कि इसका सेंटर ऑफ मास हो गया, ठीक है। क्योंकि हम इस फिर बॉडी को हटा के वहाँ पे एक पॉइंट मास, सेम मास का हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आती है कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम। जो डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम में क्या होता है ना, कि पार्टिकल बिखरे हुए होते हैं, ठीक है। कि मान लो एक M1 M2 M3 और ये पूरा मिलके एक सिस्टम बना रहा है, मान लो M1 M2 M3 मिलके एक सिस्टम बना रहा है। तो अगर हम बात करें कि M1 का पोजीशन वेक्टर, ठीक है, M2 का पोजीशन वेक्टर और M3 का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। मान लो कि R1 वेक्टर है, ये R2 वेक्टर है और ये R3 वेक्टर है, ठीक है। इसका x कॉमा वाई, ठीक है, ऐसा ले लो x1 y1, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 और x का कोऑर्डिनेट x3 y3, ठीक है। तो इस तरह से अगर कोऑर्डिनेट है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो सेंटर ऑफ मास जो होगा, ठीक है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वो होगा M1। अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखे तो M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर प्लस M3 R3 वेक्टर, ठीक है, अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, ठीक है। तो ये पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, ठीक है। अगर हम एक्स वाई को पता है कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा सेंटर ऑफ मास का, तो अगर हम ऐसे लिखे कि एक्स सेंटर ऑफ मास, तो उसको तुम ऐसे लिख सकते हो M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या, M1 जो है मास M1, x1 जो है वो है मास M1 का सेंटर, ठीक है, सेंटर ऑफ मास। x2 जो है मास M2 का सेंटर ऑफ मास और x3 जो है मास M3 का सेंटर ऑफ मास। तो ये ओवरऑल जो सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम का हो जाएगा, एक्स सेंटर ऑफ मास वो हो जाएगा M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3 बाई टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस M3, ठीक है। उसी तरह से तुम वाई सेंटर ऑफ मास की बात करोगे कि वाई सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो इसका M1 y1, ठीक है, प्लस M2 y2, देखो मैग्नीट्यूड ही लिख रहा हूँ, M2 y2 प्लस M3 y3 बाई समेसन ऑफ मास, यानी M1 प्लस M2 प्लस M3। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी चीज का मान लो कि एक सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं, तो हम समेसन ऑफ M1 x1 बाई समेसन ऑफ मास, ठीक है। तो अगर हम एग्जांपल की बात करें कि मान लो मेरे पास कुछ इस तरह का दिया हुआ है कि मान लो, ठीक है, दो पार्टिकल है, ठीक है, ये 3,4 पे है 2 kg और ये 5 kg, मान लो कि 4,2 पे है, ठीक है। तो इसका अगर हमें सेंटर ऑफ मास चाहिए तो किसी को तुम M1 और किसी को M2 तुम एज्यूम कर सकते हो। तो मान लो कि मैं इसको M1 ले लेता हूँ और इसको M2 ले लेता हूँ, है ना। तो M1 और इसका जो x1 होगा, M1
इज इक्वल टू 2 kg है। x1 जो हो जाएगा वो 3, क्योंकि इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा m1 का वो 3, और y1 जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से m2 हमने 5 kg वाला को ले लिया, तो इसका जो x1 हो जाएगा वो हो जाएगा 4, और इसका जो y1 हो जाएगा, सॉरी 2 होगा, y2 जो हो जाएगा, ठीक है, y2 जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट अगर निकालना है, फाइंड आउट करना है, तो तुम ऐसे कर सकते हो कि एक्स सेंटर ऑफ मास जो होगा, ठीक है, एक्स सेंटर ऑफ मास एक्स कोऑर्डिनेट वो होगा m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2। तो यहाँ से जो एक्स सेंटर ऑफ मास आएगा, m1 का वैल्यू 2, x1 का वैल्यू 3, प्लस m2 का वैल्यू 5 और x2 का वैल्यू 4 बाई सम ऑफ मास यानी 2 प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ से तुम देखोगे तो एक्स सेंटर ऑफ मास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 6 + 20। ठीक है, तो 26 बाई 7। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट। उस तरह से वाई कोऑर्डिनेट तुम निकालना चाहोगे तो ये आ जाएगा m1 y1 प्लस m2 y2 बाई m1 प्लस m2। ठीक है, तो वाई सेंटर ऑफ मास जो आ जाएगा m1, ठीक है, m1 का वैल्यू 2, y1 जो है वो 4, प्लस m2 का वैल्यू 5, y2 जो है वो 2 बाई 5 + 2। ठीक है, तो ये देखो 10 + 8, ठीक है, 18/7। ठीक है, तो वाई सेंटर ऑफ मास जो आ जाएगा 18/7। ठीक है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है ना, कहीं यहाँ पे होगा 26/7, 18/7 पे। ठीक है, 26/7, 18/7, तो ये जो है वो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन होगा। तो सेंटर ऑफ मास अगर हम दो बॉडी सिस्टम की बात करें, ठीक है, टू बॉडी सिस्टम की बात करें, ठीक है, टू बॉडी सिस्टम की बात करें ना, तो टू बॉडी सिस्टम की अगर हम बात करें तो जो सेंटर ऑफ मास होता है उस दोनों के लाइन ज्वाइन करने पे ये होता है कि मान लो एक m1 का मास है, एक m2 का मास है, ठीक है, ये दोनों के बीच मान लो डिस्टेंस d है। ठीक है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा ना वो इस दोनों के लाइन, इस दोनों मास को ज्वाइन करने वाले लाइन है उसी पे लाई करेगा। तो मान लो कि हम यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, तो ये जो सेंटर ऑफ मास इससे अगर r1 डिस्टेंस पे है, ठीक है, तो इससे जो होगा r2 डिस्टेंस पे। ठीक है, ये तो हम तुम्हें देखो, यहाँ से तुम्हें अगर r1 निकालना है ना, यानी m1 से डिस्टेंस निकालना है r1, तो उस केस में तुम ऐसे लिखोगे r1 = d, d दोनों के बीच का डिस्टेंस इंटू m2। ठीक है, मास जो आएगा वो इसका आएगा, या ऐसे लिख सकते हो m2 × d बाई m1 + m2। ठीक है, पता है ये अजय चिराग? ठीक है, अगर इससे लिखना है कि R2 अगर लिखना है, ठीक है, ये R2 क्या है, M2 से डिस्टेंस। ठीक है, तो R2 तुम्हें लिखना है ना, तो जो मास आएगा ऊपर, ठीक है, ठीक है, तो ये आएगा m1 × d बाई m1 + m2। तो जिससे लिखना है ना तुम्हें सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस, तो ऊपर में जो है मास मल्टीप्लाई होगा वो दूसरा होगा। ठीक है, इसका होगा। तो यहाँ से तुम अगर ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि यहाँ से एक फार्मूला भी आता है कि तुम इस दोनों को अगर डिवाइड भी कर दोगे, ठीक है, इस दोनों को डिवाइड करोगे तो r1/r2, r1/r2 = m2/m1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि m1 × r1 = m2 × r2। ठीक है, तो इसको भी तुम लिख सकते हो कि m1 × r1 = m2 × r2। तो देखो कि सेंटर ऑफ मास जो होता है ना, वो सेंटर ऑफ मास मान लो कि ये r डिस्टेंस है तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। ठीक है, अगर हम r1 निकालना चाहें तो मास m1 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, अगर हम r2 निकालना चाहें तो वो मास m2 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो अगर इस मास से हम सेंटर ऑफ मास निकालना चाहें तो इस मास का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वो डिस्टेंस। अगर हम इस मास से r1 डिस्टेंस है तो r1 जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू m1 होगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ से वो चीजें आ जाएगी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जेई मेन में इसी पे एक क्वेश्चन पूछा था कि 22 का क्वेश्चन है। ठीक है, कि दो मास है 1 kg के 2 kg का, हैविंग पोजीशन वेक्टर, दोनों का पोजीशन वेक्टर दे दिया। देखो 1 kg वाला का पोजीशन वेक्टर वो है i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, और ये 3 kg वाला का पोजीशन वेक्टर है वो -3i कैप -2j कैप प्लस k कैप। तो हमें चाहिए फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन
पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास सिस्टम विल बी सिमिलर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो हमें मैग्नीट्यूड यानी उसका पहले मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा और तुम्हें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वो मैग्नीट्यूड इससे मैच कर रहा है कि नहीं किसी में से। ठीक है, तो तुमको पहले, हेलो, हाँ जी, यार कोई कुछ बोला है क्या? हाँ जी, क्या हुआ चिराग? हेलो, हेलो, हाँ जी, सब सही है ना? आवाज वगैरह जा रही है ना क्लियर? ओके, तो ठीक है। तो अगर हम पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात करें, ठीक है, तो यहाँ से अगर तुम्हें पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है, तो आर सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर बाई m1 प्लस m2। ठीक है, तो देखो मैं वैल्यू रखता हूँ। ठीक है, तो वैल्यू अगर रखोगे तो m1 मैं नीचे ही रखता हूँ, आर वेक्टर जो हो जाएगा m1 जो है 1 kg का, r1 इसका पोजीशन i+2j प्लस के, प्लस m2 3 kg का, इसका पोजीशन वेक्टर -3i -2j प्लस के कैप बाई समेशन ऑफ मास 3+1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे ना तो ये i2j प्लस के, और इधर सॉल्व करो तो -9i -6j और प्लस i+2j प्लस के, और नीचे तो 4 आएगा, -6i, 9 आएगा ना, 9i -6j +3k/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा i -9i यानी -8i, और ये हो जाएगा +2j -6j। ठीक है, तो -4j, और ये 3+1 4k। ठीक है, बाई 4, तो देखो 4 से कैंसिल भी हो रहा है, तो ये 2 से जाएगा, ये 1 से जाएगा, ये 1 से जाएगा, तो ये आ जाएगा -2i -j और ये प्लस के। ठीक है, तो इस तरह इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो किससे इक्वल होगा? तो देखो ऐसा कोई वेक्टर लग रहा है क्या? ये लग रहा है। ठीक है, भले यहाँ पे देखो माइनस प्लस है, ठीक है, उससे मतलब नहीं, अगर मैग्नीट्यूड इसका इसका सेम ही होगा, क्योंकि कोफिशिएंट देखो 1 1 2 1, ठीक है, 2 1 1, यानी स्क्वायर करके ऐड करेंगे ना कोफिशिएंट को तो सेम ही आएगा, है कि नहीं? बोलो। ठीक है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देख लिया कि लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू मास m1 m2। ठीक है, एक्स एक्सिस पे अगर हमें यहाँ से r1 फाइंड आउट करना है, r2 फाइंड आउट करना है, तो हम लोग इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। r1 जो होगा वो सेपरेशन अगर d है तो वो m2 × d बाई m1 प्लस m2। ठीक है, r वो इससे डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो मास दूसरे वाले का आएगा। ठीक है, m1 × d बाई m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये होती है। ठीक है, तो और हमेशा याद रखना कि सेंटर ऑफ मास जो होगा वो क्लोजर टू हेवियर मास होगा। ठीक है, कि सेंटर ऑफ मास जो होगा वो क्लोजर टू हेवियर मास होगा। ठीक है, जहाँ पे हैवी मास होगा ना उसके तरफ सेंटर ऑफ मास जो है वो शिफ्टेड रहता है, कि मान लो एक 5 kg का मास है, ठीक है, 15 kg का ले लो, और एक मान लो 5 kg का। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास जो है ना वो इसके करीब होगा। ठीक है, जो हैवी मास है ना इसके करीब होगा। ठीक है, यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, इससे जो डिस्टेंस है वो नजदीक होगा इसका, इससे जो है वो ज्यादा दूरी होगा, तो सेंटर ऑफ मास जो है वो हैवियर बॉडी की तरफ होता है। ठीक है, तो अगर हम सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी की बात करें, तो मान लो एक कंटिन्यूअस बॉडी है, इसमें पूरे में यहाँ पे मान लो कि एक बॉडी है, पूरी जगह मास है। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला होता है, देखो कि अगर मान लो कि इसका तुम्हें सेंटर ऑफ मास निकालना है, कि तो हम एक छोटा सा डीएम मास ले लेंगे। इसका मान लो कि ये इस डीएम मास का सेंटर ऑफ मास यह है, उस तरह से हम छोटे छोटे डीएम मास को लेते और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसका जो सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, तो अगर तुम एक्स सेंटर ऑफ मास निकालना चाहोगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डीएम इंटू एक्स बाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। ठीक है,
तो डीएम इंटू एक्स, डीएम क्या है, इस छोटे मास का मास, ठीक है, जो हमने छोटा सा एलिमेंट लिया उसका मास। एक्स क्या है, एक्स जो है मान लो कि इसका एक्स कंपोनेंट ऑफ इसका एक्स कंपोनेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। और वाई क्या होगा, अगर हमें वाई सेंटर ऑफ मास निकालना है तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू वाई बाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। इंटीग्रेशन ऑफ डीएम जो होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम जो होता है वो टोटल मास होगा, ठीक है, टोटल मास के इक्वली होगा, ठीक है। अगर इसका मास एम है तो तुम यहाँ पे डायरेक्ट कैपिटल एम वगैरह लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे देखो कि एक्स सेंटर ऑफ मास, वाई सेंटर ऑफ मास, जेड सेंटर ऑफ मास, इस तरह से लिखा हुआ है। अगर पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में है तो ये हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम एक एग्जांपल ले लें कि मान लो कि एक रॉड है मेरे पास, मान लो, ठीक है। हम एक एग्जांपल ले लें कि मान लो मेरे पास एक रॉड है, ठीक है, एक रॉड है। इस रॉड, ये यूनिफॉर्म रॉड नहीं है, ठीक है, ये यूनिफॉर्म रॉड नहीं है, ठीक है। तो इसका जो मास डेंसिटी है वो लैम्डा इंटू एक्स है, ठीक है। जो ऐसा लिख सकते हैं, लैम्डा जो है रो इंटू एक्स है। लैम्डा जो है वो मास डेंसिटी है, लिनियर मास डेंसिटी। यानी जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा इस पोजीशन से, मान लो एक्स इक्वल टू जीरो यहाँ पे ले लेते हैं, तो इस पोजीशन से जैसे जैसे 0,0 ये मान लो ओरिजिन है, तो इस पोजीशन से जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा इसका मास बढ़ते जाएगा, ठीक है, क्योंकि लैम्डा बढ़ते जा रहा है तो मास वो बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो हम कहीं पे एक्स डिस्टेंस पे जाके क्या करेंगे, इसका एक डीएक्स एलिमेंट लेंगे, ठीक है। एक्स डिस्टेंस पे जाके डीएक्स एक एलिमेंट लेंगे और इस एलिमेंट का हम लोग सेंटर ऑफ मास लिखेंगे पहले। तो सबसे पहले तो तुम्हें इस डीएम मास का, अगर इसका हम टोटल मास एम, लेंथ एल ले लें, ठीक है, तो इस डीएक्स का जो मास होगा, जो छोटा सा मास डीएम होगा, वो देखो एम बाई एल इंटू डी एक्स, ठीक है। एल लेंथ का मास एम है, ठीक है, तो डी एक्स लेंथ का जो मास होगा डीएम वो होगा एम बाई एल इंटू डी एक्स। एम बाई एल है वो मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। या हम ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे लैम्डा दिया हुआ है तो लैम्डा इंटू डी एक्स, ठीक है। तो लैम्डा इंटू डी एक्स, ठीक है, लैम्डा के टर्म में ही करेंगे, लेंथ एल लेते हैं, ठीक है, लैम्डा इंटू डी एक्स, ठीक है। तो डीएम जो हो जाएगा लैम्डा इंटू डी एक्स, और लैम्डा जो है अपने पास वो है रो इंटू एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स, तो ये डीएम आ जाएगा। तो इसका हम अगर एक्स सेंटर ऑफ मास लिखे, ठीक है, तो इंटीग्रेशन डीएम इंटू एक्स, ठीक है, अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, ठीक है। डीएम का वैल्यू ये है। तो तुम अगर इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है, कि एक्स सेंटर ऑफ मास इंटीग्रेशन डीएम इंटू एक्स बाई इंटीग्रेशन डीएम, ठीक है। तो यहाँ से देखो मैं वैल्यू रख देता हूँ। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डीएम, डीएम ये आया रो इंटू एक्स इंटू डी एक्स इंटू एक्स है, अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम रो इंटू एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो इसको तुम सॉल्व करोगे ना, तो देखो ये एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। रो जो है वो कांस्टेंट है, वो बाहर आ गया दोनों इधर से, तो ये हो जाएगा रो इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और नीचे जो हो जाएगा रो एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो ये देखो रो से रो कैंसिल। अब देखो लिमिट, लिमिट हम लोग कहाँ से कहाँ, जीरो से एल, यहाँ पे हमने अगर जीरो लिया, लेंथ एल है तो जीरो, ये जो कोऑर्डिनेट होगा ये जीरो, हम लोग यहाँ से एल तक जाएंगे तो जीरो से एल तक हम इंटीग्रेट कर देंगे इसको, ठीक है। तो ये जो आ जाएगा एक्स क्यू बाई थ्री, ठीक है, एक्स क्यू बाई थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर बाई टू, ठीक है। तो अगर तुम इसको पुट करोगे 2/3, ठीक है, ये आ जाएगा एक्स, और लिमिट पुट कर दो जीरो से एल, ठीक है। तो जो एक्स के सेंटर ऑफ मास हो जाएगा 2l/3 पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ना इस पॉइंट से, क्योंकि हमने एक्स यहाँ से मेजर करना शुरू किया है, तो यहाँ से 2l/3 डिस्टेंस पे जो होगा उसका सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। ये क्लियर है, इस तरह से किए हो। हाँ जी, फिर रहना आप लोग, बोलो, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। एक क्वेश्चन ये है, ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आंसर भी यही आएगा, यहाँ पे लैम्डा के जगह लैम्डा आ गया, हमने रो ले लिया था, तो इसका भी आंसर वही आएगा। आप लोग कर लेना इसको एज होमवर्क, ठीक है। अच्छा, सेम ही है। एक होता है कि मान लो कि अगर हम सेंटर ऑफ मास को डिस्प्लेस करें, ठीक है, सेंटर ऑफ मास को अगर हम डिस्प्लेस करें, ठीक है, मान लो कि मास वगैरह को डिस्प्लेस करेंगे तो सेंटर ऑफ मास कैसे डिस्प्लेस होगा, ठीक है। तो मान लो कि हमने ऐसा लिखा कि मेरे पास दो मास था, मान लो m1, ठीक है, m2, ठीक है, m1 m2। मान लो कि यहाँ से सेंटर ऑफ मास कुछ डिस्टेंस पे था, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास था,
ठीक है। अब हम मान लो कि इस मास को या इस मास को कोई दोनों में से कोई एक या दोनों को कहीं डिस्प्लेस करें, मान लो कि इसको हम थोड़ा इधर कर दें और इसको थोड़ा इधर कर दें, तो नया सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा। ठीक है। तो उस तरह के फॉर्मूला जो हम ऐसे लिखते हैं कि एक्स सेंटर ऑफ मास की बात करें तो m1 x1। ठीक है। अगर हम एक्स सेंटर ऑफ मास की बात करें तो m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात करें तो अगर इसको डिफरेंशिएट कर दोगे, डेल्टा लगा दो सभी टाइप। ठीक है। तो डेल्टा तुम देखो ऐसे करो कि m1 प्लस m2 यानी सम ऑफ मास इनटू डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2। ठीक है। तो ये फार्मूला आती है। ठीक है। और हमेशा देखना कि डेल्टा x1 डेल्टा x2 यानी जो डिस्प्लेस किया, मान लो कि इसको हमने इधर डिस्प्लेस किया, इसको इधर डिस्प्लेस किया, यानी दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया, तो साइन के साथ लेना। अगर तुम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हो तो इसका डिस्प्लेसमेंट अगर मान लो 5 सेंटीमीटर कर रहे हो, ठीक है, और इसका डिस्प्लेसमेंट 2 सेंटीमीटर कर रहे हो, तो ये जो 5 सेंटीमीटर होगा वो प्लस में आएगा, ये 2 सेंटीमीटर माइनस में आएगा। ठीक है। यहाँ पे डेल्टा x1 की जगह +5 आ जाएगा। सॉरी, जो जो भी डेल्टा x1 डेल्टा x2 लोगे, ठीक है, मान लो इसको इधर की हो तो इसका जो डेल्टा माइनस आ जाएगा, इसका जो हो जाएगा इधर की हो तो ये प्लस आ जाएगा। तो वहां से तुम बता सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ मास में कितना हुआ है। ठीक है। अगर मान लो कि कोई कंडीशन दे दे कि सेंटर ऑफ मास जो है वो मूव नहीं करना है, ठीक है, तो ऐसा बोल दे कि इस मास को अगर हम इधर डिस्प्लेस कर रहे हैं किसी यूनिट से, मान लो, तो इसको कितना डिस्प्लेस करे ताकि सेंटर ऑफ मास जो है वो डिस्प्लेस ना हो, यानी कि सेंटर ऑफ मास जहां पहले था वहीं पे रह जाए। ठीक है। तो उस केस में इफ सेंटर ऑफ मास रिमेन्स एट रेस्ट, ठीक है, यानी सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, यानी कि इसका मतलब एक्स डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास जो है वो जीरो होना होगा। तो ये जीरो होगा तो ये पूरा टर्म जीरो होगा, तो उस केस में m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 जो है वो जीरो आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से एक आ जाएगा कि m1 डेल्टा x1 इज इक्वल टू m1 डेल्टा x1 इज इक्वल टू माइनस m2 डेल्टा x2। माइनस ये बताता है ना, तो यहाँ से तुम अगर मान लो एक दे दिया है तो दूसरा निकाल सकते हो। माइनस ये बताएगा कि तुम अगर इसको इधर कर रहे हो तो इसको इधर करना पड़ेगा डिस्प्लेस, है ना। यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस करोगे तभी जो है सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रह सकता है। ठीक है। हाँ जी बोलो। ठीक है। तो मान लो मेरे पास 2 kg, ये मान लो 10 kg, ठीक है, 5 kg ले लो, 5 kg 10 kg का मास है। ठीक है। हम इसको मान लो 4 सेंटीमीटर से डिस्प्लेस किया लेफ्ट में। ठीक है। तो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 10 kg। ठीक है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 10 kg मास। ठीक है। सो दैट, ठीक है, सेंटर ऑफ मास डज नॉट डिस्टर्ब। जल, जल्दी से बतलाओ। हाँ जी, आया। -20। ठीक है। तो माइनस यानी ये इधर किया हो तो इसको इधर करना पड़ेगा। ठीक है। नहीं बेटा, 2 आएगा। 20 कैसे यार, 2 आएगा ना। हाँ जी चिराग। m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2 ना। ये देखो मान लो हमने क्या किया, इसको डिस्प्लेस किया इधर। ठीक है।
इसको हमने इधर किया, ठीक है, इसको मान लो m1 ले लिया, इसको m2, ठीक है। तो मास इसका इंटू इसका डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू मास इसका इंटू इसका डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा, ठीक है। तो हमने लिखा था ना m1 डेल्टा x1 प्लस 0, यानी m1 इंटू डेल्टा x1 इज इक्वल टू माइनस m2 इंटू डेल्टा x2, ठीक है। माइनस बताता है कि अगर सेंटर ऑफ मास डिस्टर्ब नहीं होना तो ये कंडीशन आती है, ठीक है। तो इसको इधर किया हो तो इसको इधर करना पड़ेगा, ठीक है। ये अगर लेफ्ट हुआ है तो ये इसको राइट में करना पड़ेगा। इसका जिस मास 5 और इसका डिस्प्लेसमेंट हम इसी को +4 ले लेते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू माइनस, माइनस तो सिर्फ ये साइन बताती है, इसका मास 10 और इसका हमें पता नहीं है डेल्टा x2, तो यहाँ से डेल्टा x2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना। हाँ जी, बोलो। m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 इक्वल टू 0 हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान देना इसमें, ठीक है। अगर सेंटर ऑफ मास को भी डिस्प्लेस कर रहा है ना वो, तब ये फॉर्मूला लगेगी, ठीक है। m1 प्लस m2 डेल्टा x सेंटर ऑफ मास, ठीक है। ये अगर याद रखोगे ना तो यहीं से ये चीज आई है, ठीक है। दोनों सभी में डेल्टा ले लो, डेल्टा x सेंटर ऑफ मास, डेल्टा x1 डेल्टा x2, ठीक है। फिर इस मास को हमने इधर भेज दिया तो डेल्टा, ठीक है। कभी बोलेगा कि इसको इधर घुमाए, इसको इधर डिस्प्लेस किया गया लेफ्ट में इतना से, इसको राइट में इतना से, तो सेंटर ऑफ मास कितना डिस्प्लेस होगा, तो विथ साइन प्रॉपर रखोगे ना तो तुम्हारा ये आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलो अब हम कंटिन्यूअस मास की बात करते हैं। तो कंटिन्यूअस मास के केस में देखो फार्मूला लिख देता हूँ। फार्मूला याद है सर, मतलब सॉरी, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वगैरह याद है रिंग के केस में, ठीक है। डिस्क के केस में हाफ डिस्क हाफ रिंग। चलो चिराग, याद है? नहीं याद है, याद कर लेना बेटा, ठीक है। तो देखो सेमी रिंग के केस में, ठीक है, सेमी रिंग मास एम रेडियस आर, ठीक है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस होता है, हम्म, ये डिस्टेंस होता है 2r/पाई, ठीक है। ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास 2r/पाई हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये y ले लेते हैं ना, तो y सेंटर ऑफ मास जो हो जाएगा 2r/पाई, ठीक है। ठीक है, 2r/पाई पे होगा, ठीक है। अगर हम डिस्क की बात करें सेमी डिस्क के केस में, तो ये जो होता है यहाँ से डिस्टेंस अगर ये y होता है तो ये y जो आ जाएगा ये 4r/3 पाई, ठीक है। 4r/3 पाई, तो ये सब वैल्यू आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो 4r/3 पाई, ये सेंटर मान लो, ये सेंटर है ना बेस से, सेंटर से, ठीक है। मान लो ये बेस है, बेस, ठीक है। तो बेस के सेंटर से 4r/3 ऊपर सेंटर ऑफ मास होगा सेमी डिस्क के केस में, ठीक है। हॉलो स्फेयर, ठीक है, सॉलिड स्फेयर r/4, सॉरी r/2, 3r/8, ठीक है। हॉली हेमिस्फेयर, हॉलो हेमिस्फेयर और सॉलिड हेमिस्फेयर में यहाँ से y जो आएगा r/2, इसका जो y आएगा 3r/8, ठीक है। यहाँ से 3r/8 डिस्टेंस पे, यहाँ से r/2 डिस्टेंस पे। हॉलो कोन की बात करें तो h/3, सॉलिड कोन की बात करें तो h/4, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, इसको हम लोग आगे करेंगे अभी, ठीक है। कुछ चीजें मिस हो रही है क्या? हाँ, अगर हम कंटिन्यूअस बॉडी ले ले, मान लो कि सॉलिड, मान लो कि ऐसा ले ले कि सिमेट्रिक बॉडी, मान लो सॉलिड स्फीयर, ठीक है। ठीक है, एक डिस्क ले लेते हैं, ठीक है, डिस्क ले ले, एक रिंग ले ले, ठीक है। तो ये सब का जो सेंटर ऑफ मास है ना वो इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही रहेंगे, इसके बीच में यहाँ पे सेंटर ऑफ मास रहेंगे, ठीक है। अगर कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म बॉडी है तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ। तो देखो सेंटर ऑफ मास जो है ना, वो सेंटर ऑफ मास ऐसा नहीं है कि सेंटर ऑफ मास वहां होगा जहाँ पे कि मास होना ही है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास वहां भी हो सकता है कि जहाँ मास ना हो, ठीक है। इस रिंग के केस में देखो तो यहाँ पे तो कोई मास है नहीं, मास सब तो इसके रिंग के सरफेस पे होगा, यहाँ पे है।
ठीक है, लेकिन सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे है, तो मास जहाँ नहीं है वहां भी सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, तो मास, सेंटर ऑफ मास वहां भी हो सकते हैं जहाँ की मास ना हो। ठीक है, हॉलो, अगर हम सिलेंडर ले लें, ठीक है, तो सिलेंडर सॉलिड हो या हॉलो हो, दोनों के केस में क्या होगा, अगर यूनिफॉर्म सिलेंडर है तो सेंटर ऑफ मास बीच में होगा। ठीक है, तो चलो ये सॉलिड स्फीयर हो गया। ठीक है, एक प्लेट ले लेते हैं, मान लो स्क्वायर प्लेट है। ठीक है, तो इसके सेंटर पे, ठीक है, अगर हम एक और चीज मिस हो रही है इसमें, इस प्लेट, ट्रायंगुलर प्लेट। ठीक है, ये ट्रायंगुलर प्लेट है, ट्रायंगुलर प्लेट है, तो इस प्लेट का अगर मान लो हाइट एच है, ठीक है, हाइट एच है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो इसके बेस से h/3 डिस्टेंस पे होता है। ठीक है, h/3 डिस्टेंस पे जो होगा इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना कि ट्रायंगुलर प्लेट के केस में जो सेंटर ऑफ मास होता है वो h/3 डिस्टेंस फ्रॉम बेस। तो एक बार जेईई मेन में यही क्वेश्चन पूछ लिया था, सेम यही क्वेश्चन, लेकिन वो वर्टेक्स से पूछा था। ठीक है, तो तुम इस वर्टेक्स से निकालोगे तो ये h-h/4 होगा ना, टू h-h/3, 2h/3 है कि नहीं जी। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन, ठीक है, जेईई मेन में पूछ लिया था। ठीक है, लेकिन वो बेस से नहीं पूछ के वर्टेक्स से पूछ लिया था। मान लो कि तुम्हारे इसी केस में पूछ ले, इसी केस में सॉलिड हॉलो कोन के या सॉलिड कोन के केस में ही तुमसे वर्टेक्स से पूछ ले, तो अगर ये हाइट एच है, ठीक है, हाइट एच है, तो h/4 तो बेस से होता है, h/3 तो बेस से होता है, तो तुम वर्टेक्स से बतला सकते हो। ठीक है, एक ये होता है कैविटी वाला क्वेश्चन। देखो कैविटी के क्वेश्चन में क्या होता है ना कि सेंटर ऑफ मास, ठीक है, तो इसके केस में तुम्हें ये करना होगा कि ऐसा क्वेश्चन तो जेईई मेन में कम चांस है आने का, लेकिन एडवांस वगैरह में आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है ना कि देखो, तुम सेंटर ऑफ मास की अगर हम बात करें, तो इस पूरे का मास एम था, रेडियस आर था मान लो। ठीक है, और इसमें से हमने कैविटी को हटाया है। ठीक है, कैविटी को हटाया है, तो देखो हम कैविटी के जगह पे मान सकते हैं इसको, इस पूरे को, तो इस पूरे के जगह मान सकते हैं कि पूरा मास एम था, और कैविटी को हम छोटा सा मास मान लेंगे। ठीक है, कितना हो गया, ठीक है, कैविटी का एक छोटा सा मास मान लेंगे हम लोग। ठीक है, और इसका रेडियस r/2 है। ठीक है, तो देखो इस कैविटी का जो सेंटर ऑफ मास है यहाँ पे होगा, और इस पूरे का जो सेंटर ऑफ मास है ये यहाँ पे है। ठीक है, इस कैविटी का जो सेंटर ऑफ मास है यहाँ पे है, और इस पूरे जो स्फेयर है, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है। ठीक है, तो इसका मास अगर m है, ठीक है, इसका बड़े वाला का मास m है, मान लो r रेडियस वाले का मास m है, तो इसका मास कितना हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे हम वॉल्यूम मास डेंसिटी लगाएंगे। डिस्क है क्या, हाँ ये डिस्क है क्या। ठीक है, तो सर एरिया मास डेंसिटी लगाएंगे। देखो, तो पाई आर स्क्वायर एरिया का मास m है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एरिया का मास m है। ठीक है, तो इसका जो एरिया होगा वो पाई r²/4 होगा ना, तो इसका मास तो m/4 लेना पड़ेगा ना हमें, बोलो, है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर हम एरिया वाइज देखें, वही डिस्क रहता ना, सॉरी स्फीयर रहता ना, तो फिर हम वॉल्यूम से देखते कि 4/3 पाई r³ का अगर मास m है, तो 4/3 पाई r³ इसका करोगे तो ये r³/8 हो जाएगा, तो इसका मास m/8 लेना पड़ता है कि नहीं। ठीक है, तो डिस्क के केस में हम एरिया मास डेंसिटी, और 3D बॉडी के केस में हम वॉल्यूम मास डेंसिटी देखेंगे, कौन वगैरह हो गया, या होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, या स्फीयर के केस में हम लोग फिर वो देखेंगे। तो देखो यहाँ पे, ठीक है, तो मेरे पास तो ये है। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे आ जाते हैं कि इस पूरे का मास, ठीक है, तो इस पूरे का सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, और एक मास हम m/4 का यहाँ पे रख लेंगे, इस पूरे का हटा के हम m/4 का मास यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, इस पूरे को हटा के हम m/4 का मास यहाँ पे रख लेंगे, और इसका जो डिस्टेंस होगा वो r/2 होगा। ठीक है, तो हम मान सकते हैं कि एक मास m जो कि यहाँ पे रखा हुआ है, एक m/4 मास यहाँ पे रखा हुआ है, दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो r/2 है।
तो हम ऐसा मान सकते हैं कि एक m मास और एक m/4 मास रखा हुआ है और दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, क्योंकि ये देखो r पूरा तो r था, ठीक है, पूरा अगर r था तो इसका हाफ ही है ना ये डिस्टेंस r/2, ठीक है, तो r/2, ठीक है, तो ये r/2। तो अगर हमें यहाँ से सेंटर ऑफ मास, देखो सेंटर ऑफ मास जब भी पूछेगा ना तो इस सेंटर से ही पूछेगा कि इस सेंटर से इसका सेंटर ऑफ मास क्या होता है। और इसके जगह ना, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली में मास नहीं था तो तुम इसको जहाँ पे कैविटी होगा उसको निगेटिव मास ले लेना, ठीक है, -m/4। तो हम बोल सकते हैं कि -m/4 यहाँ है। अब तुम ये फॉर्मूला लगा सकते हो m1x1 प्लस m2x2 बाई m1 प्लस m2। अगर तुम इसी को ओरिजिन ले लेते हो ना, ठीक है, तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा 0 हो जाएगा और इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा r/2, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स सेंटर ऑफ मास, मान लो कि यहाँ से हम एक्स निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ मास है, तो ये हो जाएगा मास m इंटू 0, ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस मास m/4 इंटू r/2 अपॉन m, m1 प्लस m2 तो m माइनस m/4, ठीक है। तो यहाँ से जो आ जाएगा देखो, एक्स जो आ जाएगा -m r/8 अपॉन, इसको सॉल्व करोगे ना, 8 आ गया ना, ये 4m-3m, 4m-m यानी -3m/4, ठीक है। तो देखो मास से मास कैंसिल, 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा -r/6। -r/6 कहने का मतलब कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई करेगा, इधर नहीं, ठीक है। सेंटर ऑफ मास जो है वो एक्चुअली में यहाँ लाई करेगा। इसका ये मतलब कि यहाँ से तुम कैविटी हटाओगे ना तो सेंटर ऑफ मास कहीं इधर शिफ्ट हो जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि देखो इधर तो मास खत्म हो गया, इधर तो मास ही नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे निगेटिव मास ले लिया, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास जो है वो यहाँ से r/6 डिस्टेंस इधर खिसक जाएगा, पीछे आ जाएगा। क्लियर है? तो निगेटिव मास कॉन्सेप्ट ये था। अजय, चिराग, मनीष, अभी आए हो? ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। एक आप स्फेयर के केस में भी कर लेना होमवर्क, ठीक है। स्फेयर के केस में कर लेना कि एक स्फेयर है मान लो, ठीक है, एक स्फेयर है, ठीक है, और आर रेडियस का मास m, ठीक है, रेडियस r, और इसमें से हमने एक, मान लो कि एक स्फेयर को कट कर लिया, ठीक है, जिसका कि रेडियस r/2 होगा, ठीक है। अ, तो इसका सेंटर ऑफ मास बताना है तुम्हें कि क्या होगा, ठीक है। ये स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर, ठीक है। चलो, तो हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करें तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में देखो होता क्या है कि अगर कोई भी सिस्टम पे, ठीक है, मान लो कि मेरे पास बहुत सारे मास का एक सिस्टम है, m1 m2 m3, ठीक है, इस तरह से मासेस है, ठीक है, m1 m2 m3, इसका एक ये सिस्टम है, ठीक है। इस सिस्टम पे मान लो कि इस पे मान लो कि f1/4 लग रहा है, ठीक है, f1 एक्सटर्नल, इस पे मान लो कि f2 एक्सटर्नल लग रहा है, इस पे मान लो कि f3 एक्सटर्नल लग रहा है, ठीक है। तो अगर कोई भी बॉडी पे क्या होता है कि अगर f एक्सटर्नल नेट, ठीक है, अगर 0 हो जाए, यानी f1 एक्सटर्नल प्लस f2 एक्सटर्नल का समेसन, ठीक है, वेक्टर सम अगर 0 हो जाए, ठीक है, यानी कि सिस्टम पे कोई भी नेट फोर्स ना लग रहा हो, ठीक है, एफ नेट ऑन द सिस्टम इज 0, एफ नेट एक्सटर्नल ऑन अ सिस्टम इज 0, ठीक है। तो अगर 0 हो जाए तो उस केस में क्या होगा कि उस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ठीक है। हम लोग न्यूटन्स लॉ में एक चीज लिखते हैं कि फोर्स एक्सटर्नल जो होता है वो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी होता है, ठीक है। अगर एफ एक्सटर्नल 0 हो जाए तो यहाँ से लिख सकते हैं डेल्टा पी इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये 0 हो जाए तो इधर टाइम मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। डेल्टा पी का मतलब होता है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इज इक्वल टू 0, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। डेल्टा पी जो है चेंज इन मोमेंटम, यानी पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इज इक्वल टू 0। तो हम फिर यहाँ से लिख सकते हैं, देखो बेटा, कि पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इज इक्वल टू 0, यानी पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल, ठीक है। तो पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल, यानी कि जो है इनिशियल जो मोमेंटम था वही फाइनल मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम जो है वो कंजर्व है, ठीक है। मोमेंटम जो है वो कंजर्व है, ठीक है। तो कोई भी सिस्टम पे नेट फोर्स 0 होगा ना तो उसका मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व रहता है, ठीक है।
तो यहाँ पे लिखा है इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो देन मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व एंड इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करें तो अगर कोई भी, ये तो अपने सिलेबस में है भी नहीं वैसे, रहने दो इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चन है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। ठीक है, तो मशीन गन ऑफ मास इतना केजी फाइव, ये वाला चीज इसका नहीं है, ये सिलेबस से हट गया। ठीक है, इसको रिमूव कर देता हूँ। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, इस पे आ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करें तो कोई भी, अगर एफ एक्सटर्नल जीरो है सिस्टम पे, ठीक है, तो उसका कंजर्व मोमेंटम जो कंजर्व रहेगा कि मान लो कि m1, ठीक है, इसका वेलोसिटी v1 है। ठीक है, किसी भी टाइम बाद ये इसका कोई मास से मान लो कि कोलिजन वगैरह हुआ। ठीक है, तो अब इसका मोमेंटम पी इनिशियल है, तो पी फाइनल, तो पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल। अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा तो इसका मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा। तो उस पे एक क्वेश्चन है मशीन गन के वाला। ठीक है, कि मान लो गन से एक बुलेट निकल रहा है। ठीक है, मान लो गन से बुलेट निकल रहा है। ठीक है, गन से बुलेट निकल रहा है मान लो। ठीक है, तो गन का मास अगर मान लो तो यहाँ पे 10 kg है, मशीन गन का मास 10 kg है और बुलेट का मास 20 ग्राम है। ठीक है, बुलेट का रेट इतना बुलेट पर मिनट। चलो इसकी बात हम बाद में करेंगे। तो फाइंड द स्पीड, जो बुलेट का स्पीड है वो 100 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो एक बुलेट जब निकला तो इसका वेलोसिटी क्या हुआ। ठीक है, तो देखो जब मास चेंज हुई, ठीक है, तो हम इनिशियल मोमेंटम, देखो दोनों का जीरो था। इनिशियल मोमेंटम अगर बुलेट गन के अंदर है तो इनिशियल मोमेंटम था, जीरो था। ठीक है, फाइनल क्या हुआ, फाइनली इसके पास भी मोमेंटम आया। ठीक है, फाइनली जो है इसके पास भी मोमेंटम, फाइनली जो है इसके पास भी मोमेंटम आया, इसके पास भी मोमेंटम आया, और इस दोनों का मोमेंटम जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तभी वो जीरो होगा। यानी कि पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल। तो इनिशियल तो दोनों रेस्ट पे होगा, जब बुलेट गन के अंदर होगा तो जीरो। पी फाइनल देखोगे तो इसका जो हो जाएगा 10 × v प्लस इसका हो जाएगा 20 ग्राम है, तो 20/100 × 100। ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से तुम्हें भी आ जाएगी, भी का वैल्यू जो आएगी 10v इज इक्वल टू ये टू टू ये टू। तो जो भी आ जाएगी वो माइनस आएगी, -2/10, यानी 0.2 मीटर पर सेकेंड। ऐसा ऑप्शन नहीं है क्या? तो चलो ये तो एक का था, ये 0.2 मीटर पर सेकेंड जब एक बुलेट निकले। देखो ये माइनस साइन से बता रहा है कि जब गन बुलेट इधर निकले ना तो गन जो है वो रिक्वायल होगा पीछे की तरफ। ठीक है, तो माइनस साइन वही बता रहा है कि इसका हमने, कि बुलेट अगर इधर निकलेगा तो गन जो रिक्वायल होगा वो पीछे की तरफ रिक्वायल होगा। ठीक है, तो यही माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है। तो देखो ये बोला है कि 180 बुलेट के बाद, तो एक बुलेट निकलने के बाद ये इतना वेलोसिटी गेन किया है, तो 180 में कितना हो जाएगा, 180 इंटू 0.2, है कि नहीं? पर मिनट है, पर मिनट था तो पर सेकेंड में निकाल लो। ठीक है, क्योंकि पर सेकेंड है तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये आ जाएगी 0.6। हाँ जी बोलो चिराग, अनीस। ठीक है, तो ये थी, तो यहाँ पे है। ठीक है, ये डायरेक्ट यहाँ पे इसने ले लिया है, मैं अलग अलग करके सॉल्व किया हूँ। ठीक है, कोई ना। यहाँ पे देखो मशीन गन सेम ही क्वेश्चन है ये। यहाँ पे देखो एक मोमेंटम कंजर्वेशन का एक अच्छा सा क्वेश्चन ये भी है। इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत ही फेमस है। ठीक है, कि बॉम्ब जो है, एक मास बॉम्ब या मास का बॉम्ब था, वो एक्सप्लोज हुआ। ठीक है, इंटू 3 पीस ऑफ मास m/3। ठीक है, इंटू 3 पीस ऑफ मास m/3, मास मूविंग अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस इतना इतना, द फाइनल स्पीड ऑफ द डायरेक्शन ऑफ 3 kg मास। ठीक है, हाँ तो देखो कि जो 1 kg और 2 kg, ठीक है, अगर मास m था तो ये तीन मास में ये डिवाइड हो गया, m/3 m/3 m/3, इस एक गया
एक्स डायरेक्शन में एक गया, वाई डायरेक्शन में गया। तुमसे ऐसा भी बोल सकता है कि दो मास है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गए, ठीक है, वेलोसिटी विथ वेलोसिटी 3 4, ऐसा बोल देगा कि दो मास जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव किए, तो थर्ड मास का वेलोसिटी क्या होगा, तो उस केस में तुम वेक्टर का यूज कर लेना, ठीक है। इसका जो वेलोसिटी v1 को लिखना वो 3 i कैप लिख देना, v2 को लिखना 4j कैप लिख लेना, क्योंकि वो j में गया, ये i में गया। तो मोमेंटम कंजर्व इनिशियली जो था वो मास 0 पे था, इनिशियली मास जो था वो रेस्ट पे था, कोई भी मोमेंटम नहीं था इसके पास, ठीक है। तो पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल, तो इनिशियल मोमेंटम तो 0 होगा, फाइनल मोमेंटम तुम लिखे तो इसका जो हो जाएगा मास m/3 इंटू 4j कैप प्लस m/3 इंटू 3 i कैप प्लस इसका हमें पता नहीं है, इसको वी वेक्टर लिख देना, m/3 इंटू वी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो m/3 कॉमन आके इधर आके 0 हो जाएगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं वी वेक्टर इज इक्वल टू, इस सभी को लाओ -3i - 4j, है कि नहीं, बोलो, ठीक है। तो -3i - 4j, तो ये हो जाएगा थर्ड का वेलोसिटी v3, ठीक है। v3 जो हो जाएगा ये आ जाएगा, ठीक है। यानी ये जो है ये x में गया, ये y में गया, तो ये कहीं इधर जाएगा -3 और -4 के तरफ, यानी -3 -4 तुम देखोगे ना, तो -x इधर -y इधर, यानी ये इधर जाएगा, एक इधर गया, एक इधर गया, एक इधर गया। इसका तुम वेलोसिटी निकाल सकते हो, मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड जो होगा, ठीक है, v3 का मैग्नीट्यूड वो √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी 5 आ जाएगा, ठीक है। तो एक 3 से जाएगा, 4 से, तो ये 5 से जाएगा, ठीक है। ओके, तो चलो थोड़ा सा कोलिजन को हम देख लेते हैं। कोलिजन में अगर बात करें तो देखो, कोलिजन में दो तरह का कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन, ठीक है। हेड ऑन कोलिजन में इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक पार्टिकल, ठीक है। फिर एक ऑब्लिक, इससे बहुत ही कम चांस है कि कोलिजन से क्वेश्चन है, तो 90% चांस है कि यहीं से कोलिजन आएगा, हेड ऑन से ही आएंगे, ठीक है। तो कोलिजन, तो बेसिकली हमने इसमें हेड ऑन की बात करें तो इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है, और पार्शियली इलास्टिक, ठीक है। हाँ जी, हेलो, हाँ जी, स्क्रीन लैग हो रही है, हेलो, चलो यार थोड़ी, चलो 5 10 मिनट है, थोड़ा सा कर लो, ठीक है। तो हेड ऑन कोलिजन की बात करें, दिस इज इट इज कोलिजन ऑफ वन डायमेंशन, हेड ऑन को हम वन डायमेंशन कोलिजन भी बोलते हैं बेसिकली। तो सबसे पहले चलो देखते हैं इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि मास देखो, मास m1 m2 मूव कर रहा है u1 u2 से, तो आफ्टर कोलिजन मान लो कि ये v1 से गया, ठीक है, m1 के पास v1 हो गया और m2 के पास v2 हो गया। तो देखो इसको सॉल्व करने का दो तरीका है। इलास्टिक कोलिजन की बात करें तो सबसे पहले तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ठीक है। तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा यानी पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल। तो हमें देखो अननोन होगा v1 v2, हमें अननोन है v1 v2 हमें मालूम नहीं है, तो सबसे पहला इक्वेशन तो आएगा वो आएगा इसका कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। एक ये इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन जो होगा वो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का होता है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई जो होता है वो होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है, अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। तो कोलिजन के बाद देखो होता क्या है कि कोलिजन से पहले दो बॉडी अप्रोच करते हैं, कभी तभी जाके कोलाइड होते हैं, और कोलिजन के बाद दोनों सेपरेट होने लगते हैं, ठीक है। तो बाद में सेपरेशन होता है, यानी यहाँ से वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की बात करें तो v2 - v1 हो जाएगा। और यहाँ पे अप्रोच की बात करें, ठीक है, तो u1 बड़ा है तो u1 - u2, तो ई जो होता है ना वो होता है v2 - v1 का मैग्नीट्यूड, ठीक है, हमेशा मैग्नीट्यूड ही लेना, अपॉन u1 - u2 ले लो या u2 - u1 ले लो, कुछ भी ले लो, क्योंकि मैग्नीट्यूड से भी मतलब है। तो यहाँ पे ई जो हो जाएगा v2 - v1 का मैग्नीट्यूड अपॉन u1 - u2 का मैग्नीट्यूड ही लेना, ठीक है, दोनों का, ठीक है। और जो इलास्टिक कोलिजन में जो होता है ई का वैल्यू 1 होता है, और इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, इलास्टिक कोलिजन के लिए क्या होता है ई का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें v2 - v1 बाई u1 - u2 इक्वल टू 1 आ जाएगा, यानी कि एक इक्वेशन यहाँ से भी आ गया, तो दो इक्वेशन हो गए, दो अननोन मेरे पास थे, ठीक है।
तो दो इक्वेशन, ठीक है। एक इक्वेशन तो मोमेंटम कंजर्वेशन से, एक आया इससे, ठीक है। तुम इसमें देखो, तुम ऐसे अगर कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है, कंफ्यूज अगर हो गए ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम ऐसा लेना ना कि V2 - V1, ठीक है, इस दोनों के कोलिजन के बाद वाला माइनस कर लेना, और U2 - U1 कर लेना, ठीक है। यहाँ से बड़ा माइनस छोटा कर लेना हमेशा, ठीक है। और यहाँ भी कुछ भी करोगे तो वो तुम्हें वैल्यू आ ही जाएगा, फिर V2 - V1 ही करना, बड़े आगे वाला माइनस पीछे वाला, ठीक है, क्योंकि हम हमेशा आगे वाले को ही बड़ा मान लेते हैं, तो V2 - V1, ठीक है। तो वो सॉल्व वगैरह करोगे ना, तो खुद ही आ जाएगा। अगर डायरेक्शन वगैरह इधर उधर है, ठीक है, मान लो किसी एक डायरेक्शन को तुम पॉजिटिव भी ले सकते हो, तो V2 - V1, ठीक है। अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव, तो V2 पॉजिटिव हो जाएगा, V1 भी पॉजिटिव, ठीक है। अगर डायरेक्शन वगैरह चेंज होगा तो वहां पे तुम्हें हेल्प होगा, क्योंकि देखो, जब ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो सेपरेट दोनों मिल के कर रहे हैं, तो उस केस में जो सेपरेशन का वेलोसिटी है ना, वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा V2 + V1, ठीक है। क्योंकि विच साइन तुम रखोगे ना, मान लो कि V2 ये था, V1 ये था, अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हो तो V2 माइनस माइनस ऑफ V1, यानी दोनों ऐड हो जाएगा, है कि नहीं। तो विथ साइन ही कर लेना आप लोग, ओके। तो एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेना, विथ साइन ही कोशिश करना कि उसको पुट करे, ठीक है। देखो, इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है, बॉडी जो होता है वो रिगेन कर लेता है अपने शेप को आफ्टर कोलिजन, और ये होता है आइडियल कोलिजन होता है, ठीक है। तो ये कुछ वैल्यू वगैरह है यहाँ पे, एक इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, ये आ गए, ठीक है। ठीक है, तो इसमें एक स्पेशल केस होता है कि मान लो कि मास M1, ठीक है, मास मान लो कि दोनों का सेम है, ठीक है। ये U1 से जा रहा था, एक U2 से जा रहा था, मास दोनों का सेम होता है। तो कोलिजन के बाद क्या होता है कि ये अपना वेलोसिटी इंटरचेंज कर लेते हैं, ठीक है। अगर ये U1 था, ये U2 से जा रहा था, तो कोलिजन के बाद क्या होगा, इसके पास U2 हो जाएगा, इसके पास U1 हो जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी जो होता है वो इंटरचेंज कर लेते हैं, यानी कि अगर ये 4 से पहले जा रहा था, ये 2 से जा रहा था, ठीक है। तो अब इसके बाद इसको 4 हो जाएगा, इसको 2 मिल जाएगा, ठीक है, AB, ठीक है। तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाता है इस केस में, इलास्टिक कोलिजन के केस में, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अच्छा, एक बात मैं, चलो इस पे अभी तक रहने देते हैं यहाँ। अच्छा, एक बात बताओ यार, थोड़ा सा मैं यहाँ पे टाइम का, चलो, लैग कर रहा है क्या स्क्रीन? हेलो, चिराग। मैं बोल रहा हूँ ना कि कल से ऐसा करेंगे ना, हम लोग थ्योरी कम लाएंगे, प्रैक्टिस, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें या थ्योरी भी करें, ऐसा बताओ, क्योंकि यार एक क्लास में ना नहीं हो पाता है पूरा। हाँ जी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें 1 घंटे की क्लास में, या थ्योरी भी करें। क्वेश्चन, हाँ, ऐसा ही रहेगा कि क्वेश्चन से ही थ्योरी सही रहेगा, मनीष, एक दिन थ्योरी एक दिन PYQ, ये थोड़ा, क्योंकि है ना, हम अपने पास ना लिमिटेड टाइम है, ठीक है। एक चैप्टर पे ज़्यादा दिन हम नहीं दे सकते हैं, वैसा समय हो गया अभी, ठीक है। तो क्योंकि देखो, 12th का, 11th की बात करें न, तो 11th में तो हमने थ्योरी अभी नहीं किया, लेकिन जब 12th का आ जाएगा ना, तो 12th में तो हम लोग 12th का थ्योरी अभी करके आए हैं, ठीक है। तो 12th में तो हम लोग सिर्फ क्वेश्चन ही लाएंगे, है कि नहीं। 12th की बात करें तो 12th में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन ही लाएंगे, ठीक है, वहाँ थ्योरी की हम नहीं लेके आएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन से ही थ्योरी करेंगे, ठीक है, क्योंकि 12th हम अभी कंप्लीट किए हैं, ठीक है। नहीं चिराग, अभी एडवांस नहीं, ठीक है, जेई मेंस देने के बाद एडवांस करते हैं, ओके। क्योंकि उसमें देखो, फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर तुम्हारा अच्छा आ गया परसेंटाइल, ठीक है, ठीक है, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में, जनवरी वाले अटेम्प्ट में अच्छे परसेंटाइल आ गए ना, ठीक है, तो फिर वहां के बाद तुम फिर एडवांस पे डायरेक्ट स्विच कर देना, ठीक है, फिर मेंस के अगले अटेम्प्ट के लिए फिर प्रिपरेशन नहीं करनी है अपने को, ठीक है।
जिसका जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे मार्क आ गए ना, अच्छे परसेंटाइल आ गए ना, ठीक है, तो उसको फिर एडवांस पे ही फोकस करना है, ठीक है। फिर सेकेंड अटेम्प्ट के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं, तो इसीलिए कोशिश करो कि इसी अटेम्प्ट में ना अच्छे से अच्छे ये कर ले, ठीक है, परसेंटाइल ले आए, ताकि फिर हमें एडवांस के लिए इनफ टाइम मिल जाए। ओके। और एडवांस का हम लोग फिर अच्छे से करेंगे, जो भी रिवीजन वगैरह करेंगे ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन वहाँ पे करेंगे, एडवांस लेवल के क्वेश्चन ही रहेंगे, ठीक है। तो अभी जो फोकस करना है ना 20-25 दिन, वो सिर्फ मेंस का करना है, ठीक है, सिर्फ मेंस लेवल का क्वेश्चन करना है, स्पीड बढ़ाना है, एक्यूरेसी बढ़ाना है ना। तो हम अगले क्लास से ऐसा करेंगे ना कि अगले क्लास में तो रोटेशन का होगा, ठीक है। तो रोटेशन वगैरह का ना हम लोग सिर्फ पीवाई क्यू नहीं, जो भी क्वेश्चन होगा ना वो सिलेक्टेड क्वेश्चन ही लेकर आएंगे। ओके, है ना। तो इसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा थ्योरी वगैरह का ना देखना पड़ेगा, ठीक है। रोटेशन मोशन क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, शेप वगैरह के, ठीक है। तो ये देख कर आओगे, ठीक है। शायद आप लोग पढ़े भी होगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़े हो, चिराग मनीष। हेलो। ओके, ठीक है। तो एक बार ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिवीजन करके आना, हम लोग अगले क्लास में क्वेश्चन ही करेंगे कल। ओके, रोटेशन का कल क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है। ओके। ये सेंटर ऑफ मास देख लेना यार, कोलिजन वगैरह देख लेना, ठीक है, कोलिजन वगैरह देख लेना, ठीक है। कहीं से भी देख लो यार, ठीक है, यूट्यूब वगैरह पे भी इतना लेक्चर पड़ा हुआ है, तो कहीं से कोलिजन कम से कम कर लेना, और सेंटर ऑफ मास का बेसिक वगैरह, ठीक है। ठीक है, चलो ठीक है, तो मिलते हैं। होमवर्क जो भी जाता है होमवर्क किया करो आप लोग, ठीक है। और जो अगले क्लास में होने वाला थोड़ा सा वो देख कर आया करो, क्योंकि कल से हम लोग ज़्यादातर क्वेश्चन ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना थ्योरी में टाइम नहीं बचता है, हम लोग क्वेश्चन उतना नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे अब, ठीक है। और क्वेश्चन के साथ ही थ्योरी देखेंगे कल से। ओके, चलो ठीक है तो। ओके, बाय। तो ओके, चलो बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में।